बैठक, कल सीएम पद की शपथ लेंगे नायब सिंह सैनी। ये बड़ी अपडेट, हरियाणा के नए सीएम नायब सिंह सैनी तो होंगे ही। पंचकुला में विधायक दल की जो बैठक चल रही थी, इस बैठक में जानकारी ये निकलकर सामने आ रही है कि हरियाणा में नायब सिंह सैनी की सरकार होगी। सर्वसम्मति से चुने गए हैं भाजपा दल विधायक दल के नेता। भव्य समारोह में कल शपथ भी लेंगे। भाजपा विधायक दल की बैठक चल रही है। पंचकुला से ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है, नायब सिंह सैनी को विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। सर्वसम्मति से उन्हें विधायक दल का नेता चुना गया है। ये तस्वीरें पंचकमल की हैं। पंचकुला में हो रही बीजेपी विधायक दल की बैठक, कल सीएम पद की शपथ नायब सिंह सैनी लेंगे। मोहन यादव, अमित शाह के ठीक बगल में मनोहर लाल खट्टर, उसके ठीक बगल में मोहन यादव और नायब सिंह सैनी आप देख पा रहे हैं। ये मीटिंग लगातार चल रही थी और ये लगभग तय माना जा रहा था कि नायब सिंह सैनी को ही विधायक दल का नेता चुना जाएगा। बिना किसी संकोच के, बिना किसी डाउट के ये जानकारी न्यूज 18 ने आपको सुबह से ही दिखाई थी और न्यूज 18 की इस खबर पर मुहर लगती हुई दिखाई दे रही है कि नायब सैनी को ही भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया है। ये ब्रेकिंग न्यूज, इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट। और सीधा रुख कर लेंगे, हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं अंकित दुदानी। अंकित, नायब सिंह सैनी को ही भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया है, लेकिन इसके मायने भी हमें समझाएं। नायब सैनी को एक बार फिर से विधायक दल का नेता चुन लिया गया है और हम सुबह से ही ये कह रहे थे कि नायब सैनी को विधायक दल का नेता चुना जाएगा। और जो न्यूज 18 ने सुबह से ही बताया था कि अनिल विज उनके नाम का प्रस्ताव रखेंगे, और उसी बात पर फिर से मोहर लगी है कि अनिल विज ने नायब सैनी के नाम का प्रस्ताव रखा और फिर उसके बाद अनुमोदन किया गया दूसरे विधायकों द्वारा। तो कहीं ना कहीं अनिल विज का प्रस्ताव करना वो अमित शाह के आने के मायने यही थे, क्योंकि अमित शाह जब मौजूद हैं और अमित शाह की मौजूदगी के अंदर अगर अमित शाह अनिल विज को कहते हैं तो अनिल विज को रखना पड़ता था नाम। और इसी वजह से अनिल विज ने नाम का प्रस्ताव किया और उस नाम पर मोहर लग चुकी है और अब नायब सैनी को जो है विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। 17 अक्टूबर यानी कल शपथ ग्रहण समारोह होगा और एक बार फिर से वो मुख्यमंत्री बनते हुए नजर आएंगे। जी, ये छोटी छोटी चीजें हैं जो अमित शाह अपनी स्ट्रेटेजी में ध्यान रखते हैं। क्या अंकित इसीलिए कहा जाए कि अमित शाह को राजनीति का चाणक्य कहा जाता है? बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि अनिल विज के बारे में भी सब जानते हैं कि अनिल विज अपनी बात पर बताना चाहता हूं, एमएसपी पर सबसे ज्यादा अगर खरीदी किसी ने करी है तो नरेंद्र मोदी जी ने करी है कांग्रेस के साथ। और हुड्डा साहब को भी मैं बताने था, आप थे तब ना भावांतर था ना एमएसपी पर खरीदी थी। ये हमारी सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। और आज मैं फिर से एक मेरा वादा दोहराना चाहता हूं, अग्निवीरों को भड़काने में विपक्ष ने कोई कमी नहीं। अग्निवीर युवाओं को अन्याय करने वाली योजना नहीं है, सेना को युवा बनाने वाली योजना है, सेना को मजबूत बनाने वाली योजना है। और एक भारतीय जनता पार्टी का वादा है कि अग्निवीर का वापिस आया हुआ एक एक जवान वो भारत सरकार और हरियाणा सरकार में पेंशन वाली नौकरी प्राप्त करेगा। इसमें किसी को हरियाणा ने इस देश के सेना में हर 10वां जवान हरियाणा से, और हरियाणा ने इस देश के अन्न के भंडार में हमारी सरकार की प्रायोरिटी युवाओं की रोजगारी। मीटिंग के अंदर की तस्वीरें आप देख रहे हैं। अमित शाह, उनके ठीक बगल में आपने देखा था कि मनोहर लाल खट्टर बैठे थे और उसके भी बगल में मोहन यादव, जो कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताएं, इससे पहले भी अंकित सहयोगी हमारे बता रहे थे कि जब मोहन यादव को मुख्यमंत्री चुना जाना था तो पर्यवेक्षक के तौर पर हरियाणा के उस समय के मुख्यमंत्री मनोहर लाल पहुंचे थे, और अब जब हरियाणा का मुख्यमंत्री चुना जाना है तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव यहां पहुंचे हैं। ये मीटिंग के अंदर की तस्वीरें हैं और मीटिंग में सर्वसम्मति के साथ एक बार फिर से आपको बताएं कि भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया है और अब की बार नायब सिंह सैनी को सर्वसम्मति के साथ भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। विधायक दल की बैठक में केंद्रीय पर्यवेक्षक पार्टी के एक वरिष्ठ विधायक को प्रस्तावक नियुक्त करेंगे। प्रस्तावक बैठक में नायब सिंह सैनी का नाम रखेंगे, ऐसा प्रोसीजर था। और सीनियर, क्योंकि कोई
ऐसा विधायक ही, वरिष्ठ विधायक ही होता है जिसे प्रस्तावक बनाया जाता है। और अनिल विज, जैसा कि हमारे सहयोगी अंकित बार बार जिक्र भी कर रहे थे कि संभवतः अनिल विज का नाम ही प्रस्तावक के तौर पर सामने आ सकता है। उन्होंने प्रस्ताव दिया और सर्वसम्मति के साथ नायब सिंह सैनी को भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। न्यूज़ 18 की खबर पर, अंकित दुदानी की खबर पर मुहर लगती हुई दिखाई दे रही है। सीधा हम रुक कर लेंगे हमारे सहयोगी अंकित का भी। अंकित, हम जिक्र कर रहे थे कि छोटी छोटी जो स्ट्रेटेजीज हैं, बारीकियां हैं, यही अमित शाह को राजनीति का चाणक्य बनाती हैं। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है कि छोटी से छोटी स्ट्रेटेजी बीजेपी बनाती है और इसी वजह से हम कह सकते हैं कि अमित शाह का हरियाणा आगमन पर्यवेक्षक बनकर के, मोहन यादव का हरियाणा आगमन पर्यवेक्षक बनकर के और दोनों को आने के बाद विधायक दल का नेता चुना जाना, तो कहीं ना कहीं बीजेपी ऐसी कोई रस्साकसी नहीं दिखाना चाहती कि जिससे कि बाहर मैसेज जाए कि भाजपा की जब तीसरी बार सरकार बन रही है तो भाजपा में किसी प्रकार का कोई भी कन्फ्लिक्ट है, ऐसा कुछ भी नहीं दिखाना चाहती। और इसी वजह से यही एक कारण है कि अनिल विज ने जो है नायब सैनी के नाम का प्रस्ताव रखा, क्योंकि पिछली बार की अगर बात करें तो अनिल विज ने ही विरोध किया था नायब सैनी के नाम का और उन्होंने दावा भी ठोका था कि वो सीनियर है इसलिए उन्हें बनाया जाना चाहिए। तो अब कहीं ना कहीं उन्हीं के मुंह से जब नाम का प्रस्ताव करवाया गया है तो अब ये एक मैसेज जाया जाएगा, क्योंकि विरोधी अब निशाना नहीं साध सकेंगे। विरोधी साफ तौर पर ये कुछ भी कहते हुए नजर आएंगे तो बीजेपी के नेता जो हैं वो काउंटर करते हुए नजर आएंगे कि नायब सैनी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए अनिल विज ने ही प्रस्ताव रखा है। और जो विधायक हैं, अभी बात निकल करके सामने भी आ जाएगी, जो अनुमोदन किया होगा वो राव इंद्रजीत समर्थित जो विधायक हैं वो उन्होंने अनुमोदन किया होगा इस बात का। तो बीजेपी एक एक चीज की स्ट्रेटेजी बना करके चलती है जिससे कि कहीं भी ये ना लगे कि कोई भी आपस में बीजेपी में किसी भी तरह की गुटबाजी है, क्योंकि कांग्रेस लगातार गुटबाजी से झेल रही है और उसी का परिणाम उन्हें 2024 में भुगतना पड़ा है। जी, और लगभग अमूमन तमाम जो स्टेट्स में इलेक्शंस हुए हैं कांग्रेस को नुकसान झेलना भी पड़ा है। अंकित, आप बने रहिए हमारे साथ। हमारे दर्शकों को बता दें कि मार्च महीने का अगर जिक्र करें तो मनोहर लाल को हटाकर विधायक दल की बैठक में जब नायब सिंह सैनी का नाम रखा गया था तो ये वही समय था जब अनिल विज नाराज हो गए थे। और अब देखिए कि अनिल विज के मुंह से ही कहलवाना, ये अमित शाह की मौजूदगी का ही असर है। बैठक से आपको बताएं कि वो बाहर निकल गए थे नाराज होकर और चुनाव से पहले अनिल विज मुख्यमंत्री की दावेदारी जता चुके हैं। ये एक अहम फैक्टर हो सकता है। फैक्टर केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत भी समय समय पर दावेदारी जताते रहे हैं, लिहाजा इस तरह के विवादों से बचने के लिए शाह को पर्यवेक्षक की जिम्मेदारी सौंपी गई होगी। इससे पहले 2022 में शाह यूपी में केंद्रीय पर्यवेक्षक के तौर पर और भाजपा विधायक दल की बैठक में शामिल हुए थे और योगी आदित्यनाथ के नाम पर उन्होंने मुहर लगाई थी। ये जो अंकित 2-3 पॉइंट्स थे, बीजेपी माने ना माने क्योंकि बहुत डिसिप्लिन्ड पार्टी है, तमाम नेता कुछ भी समय से पहले मुंह खोलने से बचते हैं, लेकिन क्या ये 2-3 पॉइंट्स भी एक बड़ी वजह रही होगी कि अमित शाह पहुंचे हैं खुद पर्यवेक्षक बनकर? बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अमित शाह के पहुंचने का एक कारण जरूर है और इसी वजह से कहीं भी पार्टी के अंदर ये ना लगे कि किसी भी तरह की कोई गुटबाजी हावी है या कोई आपस में गुट बने हुए हैं, ऐसा कुछ कोई भी मैसेज ना जाए। इसीलिए कहीं ना कहीं अमित शाह को यहाँ आए, अमित शाह पर्यवेक्षक बनकर के आए, मोहन यादव पर्यवेक्षक बनकर के आए और अब उसी का प्रभाव है कि अब सब कुछ स्मूथ दिखाई दे रहा है और सब कुछ स्मूथ है भी, क्योंकि राव इंद्रजीत की जहां तक बात करें तो राव इंद्रजीत के पास 6 विधायक जरूर हैं जो उनके समर्थक विधायक चुन करके आए हैं, लेकिन वो कोई भी ऐसी स्थिति के अंदर नहीं है कि सरकार के विरोध में जा सके, क्योंकि सरकार का अगर विरोध करना पड़ेगा और अगर बाई चांस कोई ऐसी स्थिति आती तो फिर 6 विधायकों को इस्तीफा देना पड़ता। जैसे उस कंडीशन के अंदर उपचुनाव होता, उपचुनाव में कभी भी राव इंद्रजीत ऐसा बीड़ा नहीं उठाना चाहेंगे, ऐसा एक वो चीज नहीं करना चाहेंगे कि जिससे पार्टी की किरकिरी हो, खुद का मंत्री पद जाए, पार्टी के जो विधायक चुन करके आए हैं उनकी विधायकी जाए, फिर से उपचुनाव हो। ये बहुत लंबा प्रोसीजर होता है, लेकिन जहां से उनके विधायक चुन करके आए हैं तो एक मैं धन्यवाद करता हूं आदरणीय मनोहर लाल जी का, मैं धन्यवाद करता हूं आदरणीय राव इंद्रजीत सिंह जी का और आदरणीय कृष्णपाल जी जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं, तमाम हमारे सांसदगण हरियाणा के उन सब का भी दिल से धन्यवाद करता हूं कि जो दिन रात कड़ी मेहनत करके और हमारी डबल इंजन की सरकार नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का काम किया है और इतना बड़ा विश्वास जो हरियाणा की जनता ने आज तीसरी बार कंटिन्यूटी के अंदर ये भारतीय जनता पार्टी के ऊपर किया है, ये विश्वास
ये नरेंद्र मोदी जी की नीतियों का विश्वास है, ये नरेंद्र मोदी जी की ही गारंटी है जिसके ऊपर आज हरियाणा ने विश्वास किया है। और ये प्रण हरियाणा के लोगों ने लिया है कि हम मोदी जी के उस संकल्प को 2047 तक जो विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प आदरणीय मोदी जी ने लिया है, उसको आगे बढ़ाने का हम कार्य करेंगे। आप सबको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। पुनः आदरणीय अमित शाह जी का बहुत बहुत धन्यवाद और मोहन यादव जी का यहाँ पहुंचने पर स्वागत करता हूं। और हम सब मिलकर के मैं विश्वास दिलाता हूं आदरणीय अमित शाह जी को कि हमारी जो ये टीम है, इसमें कुछ लोग और भी हैं जो आजाद इंडिपेंडेंट जीत करके आए थे, उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्थन वो दिया है। उन सब को साथ लेकर के जो हरियाणा के लोगों की अपेक्षा है, आदरणीय अमित शाह जी, ये पूरी टीम उस अपेक्षा के ऊपर खरा उतरेगी। आदरणीय मोदी जी और आपके सपनों को जो भारत आप बनाना चाह रहे हैं, उस भारत को बनाने में हम कृत संकल्प होते हुए आगे बढ़ने का काम करेंगे। मैं पुनः आप सबका बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद करता हूँ। तो बीजेपी विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। अमित शाह का संबोधन हो रहा है। अमित शाह के संबोधन के बाद आपने देखा किस तरीके से धन्यवाद व्यक्त करते हुए नायब सिंह सैनी, जो कि बीजेपी विधायक दल के नेता चुने गए हैं और कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, वो नजर आए। लेकिन हमारे सहयोगी अंकित दुदानी लगातार बने हुए हैं और बता रहे थे कि अमित शाह की मौजूदगी इंपॉर्टेंट क्यों है पर्यवेक्षक के रूप में। अंकित, हमें यह समझाइए, अब क्योंकि बीजेपी विधायक दल का नेता चुन लिया गया है, अब इसके बाद का प्रोसीजर क्या है? बिल्कुल, अभी कुछ ही देर के बाद जो कहा जा रहा है कि राज्यपाल के पास जाएगा, पूरा विधायक दल राज्यपाल के पास जाएगा, विधायक दल के नेता की अगुवाई के अंदर, और वहां जाकर के राज्यपाल को सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। पूरी जो 48 विधायकों की लिस्ट है, उसके साथ ही 3 जो विधायकों ने, निर्दलीय विधायकों ने समर्थन दिया है, तो 51 विधायकों की लिस्ट को वहां जाकर के राज्यपाल को सौंपेंगे। और फिर राज्यपाल को हो सकता है कि साथ के साथ मंत्रियों की लिस्ट भी सौंपी जाए, क्योंकि कल शपथ दिलाई जानी है, मुख्यमंत्री के साथ साथ मंत्रियों को भी शपथ दिलाई जानी है, तो वो भी लिस्ट साथ के साथ सौंपी जाए। तो उसके बाद जो है वो अगला कार्यक्रम शुरू होगा और वो जब सरकार बनाने का दावा पेश कर देंगे तो राज्यपाल की ओर से समय ले लिया जाए, राज्यपाल का समय उनको मिल जाएगा और राज्यपाल का समय मिलने के बाद कल जो है शपथ ग्रहण समारोह होता हुआ नजर आएगा। जी, और जिस तरीके से अंकित हम संबोधन सुन रहे थे, अमित शाह का संबोधन हमने सुना, नायब सिंह सैनी का संबोधन सुना, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने जिक्र किया था कि किस तरीके से पचाना है इस जीत को और आगे किस तरीके से भुनाना है। अब क्योंकि सत्ता के सिंहासन पर काबिज होकर इतिहास बनाया है पार्टी ने, तो बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं चैलेंजेस और खुद को प्रूव करने की जिम्मेदारी अब कहीं ज्यादा बढ़ जाती है। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि जीत जितनी बड़ी होती है उतने ही बड़े चैलेंजेस होते हैं। तो इसी कारण से वो वर्ड मैंने यूज किए थे कि जीत को कैसे पचाना है और आगे बुनाना है। बुनाना का मतलब, क्योंकि सामने चुनाव है, वो चाहे महाराष्ट्र का चुनाव है, वो चाहे झारखंड का चुनाव है, वो चाहे दिल्ली का चुनाव है, तो उन चुनावों के अंदर अब हरियाणा की जीत को बुनाया जाएगा। कि हरियाणा में देखिए, हमने जहां कभी 2 विधायक, कभी 4 विधायक भारतीय जनता पार्टी के होते थे, वहां हमने पहले 2014 में सरकार बनाई, फिर सरकार को रिपीट किया, 2019 में सरकार बनाई, और फिर तीसरी बार इतिहास रखते हुए जो कोई भी पार्टी आज तक नहीं कर पाई, 2024 में तीसरी बार सरकार बनाई। तो ये करके कहीं ना कहीं बुनाया जाएगा इस जीत को, हरियाणा की जीत को पूरे देश भर में बुनाया जाएगा। क्योंकि हरियाणा के बारे में लगातार यही कहा जाता था कि भारतीय जनता पार्टी का हरियाणा में कोई अस्तित्व नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी के 2 या 4 या 5 विधायक 1 डिजिट के अंदर ही चुन करके आते थे और इससे ज्यादा विधायक चुन करके नहीं आते थे। 1996 की अगर बात करें तो 1996 में जब सरकार आई थी तो उस समय जरूर 16 विधायक चुन करके आए थे, और बंसीलाल जो उस समय के मुख्यमंत्री बने थे, तो उनकी हरियाणा विकास पार्टी थी, और हरियाणा विकास पार्टी के साथ भारतीय जनता पार्टी ने गठबंधन करके और सरकार जरूर बनाई थी। लेकिन उसके बाद 1998 तक वो सरकार चली, और 1998 में वो सरकार कहीं ना कहीं बीजेपी ने जब अपना गठबंधन वापिस तोड़ लिया और अपना समर्थन वापिस ले लिया, तो वो सरकार टूट गई थी। लेकिन उसके बाद जो है इंडियन नेशनल लोकदल, जो ओम प्रकाश चौटाला की पार्टी है, उनके साथ अपना समर्थन दिया, और समर्थन देने के बाद सरकार बनाई गई ओम प्रकाश चौटाला के द्वारा। लेकिन 1998 में जब सरकार बनी तो वो लगभग साल भर ही सरकार चली थी, और उसके बाद 1999 में दोबारा से चुनाव हुए, और दोबारा से जब चुनाव हुए तो
स्पष्ट बहुमत कह सकते हैं जो इंडियन नेशनल लोकदल का आ गया था। हालांकि भारतीय जनता पार्टी इंडियन नेशनल लोकदल के साथ गठबंधन में चुनाव जरूर लड़ी थी, लेकिन जब इंडियन नेशनल लोकदल का स्पष्ट बहुमत आ गया था तो फिर कहीं ना कहीं जो इज्जत भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की होनी चाहिए थी वो नहीं हुई उस सरकार के अंदर, और कोई भी बात भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की नहीं सुनी गई। तो 1999 लेकर के 2004 तक इंडियन नेशनल लोकदल की गवर्नमेंट हरियाणा के अंदर रही। उसके बाद भारतीय जनता जो कांग्रेस की सरकार है वो आई 2005 के अंदर, और 2014 तक लगातार कांग्रेस की सरकार रही। भूपेंद्र सिंह हुड्डा चीफ मिनिस्टर रहे। तो लगातार बीजेपी के बारे में यही कहा जाता था कि बीजेपी जो है उसका हरियाणा में कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन अब वही लोग लोहा मान रहे हैं कि जो बीजेपी एक बार आई और एक बार आने के बाद अब बार बार आ रही है, एक बार, दो बार, अब तीसरी बार, और वो इतिहास रच दिया है। क्योंकि वो चाहे कांग्रेस पार्टी हो, इंडियन नेशनल लोकदल हो या कोई भी पार्टी हो, आज तक ऐसा इतिहास नहीं रच पाई कि तीसरी बार हरियाणा के अंदर सरकार बना सके, और वो इतिहास अब जो है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा रचा जा चुका है। जी बिल्कुल।